गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस अर्जुना एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे क्लास 9, 10 और 11, 12 के क्लासेस चलते हैं और उन्हीं में से आज जो हमारा क्लासेस है 9th का सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है ना। ये जो चैप्टर है पहले सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता था, क्योंकि पुराने बुक से अब रिवाइज होके नया बुक्स आया है, नए बुक जो एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश की गई है उसी में से ये है। तो मैंने एनसीईआरटी के हर एक पेज को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और मैं आपको बता दूं कि मैं पुराने तरीके से या पुराने वाले कंटेंट से नहीं पढ़ाऊंगा, आपको नए वाले कंटेंट से जो एनसीईआरटी में वर्ड टू वर्ड लिखा गया है मैं उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा बेहतरीन ढंग से। अगर आपको मेरा क्लास समझ में आता है और आपको पसंद आता है तो आप इसको थोड़ा सा प्यार दे, थोड़ा लाइक करे, थोड़ा शेयर करे, सब्सक्राइब करे और मैं इसी तरीके से पूरे 9th क्लास के एनसीईआरटी में लाया करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान भाषा में आपको बायोलॉजी का ये चैप्टर है समझ में आए और आपको यहीं पे क्लासरूम के दौरान ही याद हो जाए। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे समय ना खराब करते हुए, क्योंकि हमको पता है कि आपका समय, हमारा समय, दोनों का समय कितना इंपॉर्टेंट होता है। और YouTube में आके बहुत सारी चीजें बात करने से फायदा नहीं है। सीधी सीधी बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं ताकि हमारा जो है वो खत्म हो जाए। तो देखो पहला जो हमारा है वो कहता है कि सेल यानी अगर इसको हिंदी में कहते हैं तो सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल का मतलब होता है कोशिका, ठीक है। इसको क्या कहा गया है तो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे घर बनाने के लिए बिल्डिंग चाहिए, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए हर छोटी छोटी ईंटें जो हैं वो जुड़ के पूरे बिल्डिंग का निर्माण या मकान का निर्माण करती है। उसी तरीके से जीवन को बनाने के लिए छोटे छोटे सेल जुड़ते हैं और इस तरीके से हमारा पूरा लाइफ या पूरी बॉडी का निर्माण जो है हो जाता है। इसीलिए इसको कहा गया सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी जीवन को तैयार करने वाली मूलभूत इकाई में से आपकी सेल आती है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये सेल को स्टडी कहाँ से किया जाता है तो आपको एक बात पता होना चाहिए, आपको एक बात भली बात ही पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ सेल, तो स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है तो स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है साइटोलॉजी, ठीक है। अगर इसको बाइफरैक्टेड करें, थोड़ा मतलब अलग अलग पार्ट में बांटे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये साइटो मतलब होता है सेल, साइटो मतलब सेल कहा जाता है और लॉजी मतलब कहा जाता है टू स्टडी, यानी स्टडी करना किसके बारे में, सेल के बारे में, वो हमारा क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें हम समझ गए कि सेल होता क्या है। सेल को अगर डिफाइन करेंगे तो और भी है, आगे मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। मैंने छोटी सी बात बताई कि सेल का ये नाम पड़ा, पिछले वाले बुक में सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था, इसमें सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। अर्थ और भावार्थ दोनों का दोनों सेम ही है। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं और स्टडी ऑफ सेल यानी सेल को पढ़ा किस में जाता है, सीखा जाना किस में जाता है, तो स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो साइटो मतलब सेल होता है, लॉजी मतलब टू स्टडी, यानी सेल के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये आप अगर एनसीईआरटी के बुक देखे होंगे नए वाले, तो ये आपको नए वाले बुक में ये आपको फ्रंट दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कुछ सवालों के साथ ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया गया है और उस कुछ सवालों में ये बोला गया है कि वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम, सेल बेसिकली आया कहाँ से है, ठीक है। इन चीजों के बारे में सोचने की बात है, थिंक इट ओवर, है ना। सेल आया कहाँ से, सेल ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। दूसरी बात है हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड नेकेड आइज, ठीक है। जो हम अपनी नंगी आंखों से देखते हैं और टेक्नोलॉजी आने के बाद उन बहुत ऐसी नई चीजें जो है वो निकल के बाहर आ गई, नए क्रिएशंस, नए नॉलेज समझ में आने लगी है, ठीक है।
तो हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है इंटरवेन कर रही है ना, फैसिलिटेट कर रही है लोगों को कि क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड। तो जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं उन चीजों को समझने में कितनी मदद कर रही है, कितना हम समझ पा रहे हैं या कितना नए नॉलेज को जान पा रहे हैं नए टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन, नए टेक्नोलॉजी के आ जाने से। बात समझ में आ गई? तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजिकल बात कहा गया, ये कहा गया टेक्नोलॉजी के आने से आपको नए चीजों को समझने में कितना आसानी हुआ है, नए नॉलेज को गेन करने में कितना आसानी हुआ है, उन चीजों को जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, ये बात कहा गया। आपको तीसरे वाले में कहा जा रहा है कि हाउ इज द सेल अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे आप कहते हो कि सेल जो है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी आप जैसे पढ़े पहले चैप्टर का नाम पढ़े कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो आप ये कैसे कहोगे कि उसी के यथार्थ में कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कैसे कहते हो कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर बनाती है ना, किसी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, सेल ही फंक्शन करती है, तो ये आप कैसे बताओगे? तो यही चीज के बारे में सवाल। हाउ डज अ सेल मल्टीप्लाई, कैसे जो है वो सेल मल्टीप्लाई होता है, इन सभी के बारे में आपको इस बुक में इस चैप्टर के शुरुआत के 2-4 टॉपिक में जवाब मिलने वाला है, तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सवाल से शुरू किया गया पहला। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वाइडली एक्सेप्टेड, हम लोग कहते हैं कि अमंग्स द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन द वाटर। हम लोग ये सभी मानते हैं कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वाटर। वाटर वो जगह है जैसे जीवन की शुरुआत हमेशा मानी जाती है कि पानी से है। पानी के बाद जो है एम्फीबियन आए जिनको उभयचर कहा जाता है, जो कि पानी और स्थल दोनों जगह पे रह सकते हैं, और फिर वो एम्फीबियन धीरे धीरे डेवलप करते करते वो ऐसे लोग आए जो वैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म का डेवलप हुआ जो सिर्फ जमीनी जगहों पे रह सकते थे, और फिर वो जमीनी जगहों पे रहने वाले धीरे धीरे डेवलप करते हुए और एनिमल्स बने, है ना, ह्यूज एनिमल्स बने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का या मल्टी सेलुलर एनिमल्स बने, और उसके बाद फिर ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। तो एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद हमारा निर्माण हुआ, ठीक है। तो लाइफ को माना जाता है कि लाइफ जो है वाटर से शुरुआत होता है। रिसर्चर्स इस बात को बिलीव करते हैं कि लाइफ में ओरिजिनेटेड इन द स्मॉल वाटर पूल्स, है ना, वो बिलीव करते हैं कि ये वाटर पूल से हुई चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन रादर देन इट्स इन द ओशियन, ठीक है। कहता है कि विद चेंजिंग, बदलाव हो रहा है इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रादर देन इन ओशियन, ओशियन के अलावा। हॉट स्प्रिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वायरमेंट। जो हॉट स्प्रिंग है ये एग्जाम्पल है किस चीज का, इन्वायरमेंट का है। तो मोटा मोटी यहाँ पे बस इतना ही बात को समझाया गया है कि जीवन की शुरुआत जो है वो पानी से हुई है और इस तरीके से बढ़ता चला गया इन्वायरमेंटल चेंज कंडीशंस की वजह से रादर देन इन द ओशियन, लाइफ की ओशन की वजह से स्मॉल छोटे छोटे पूल्स या छोटे छोटे पॉन्ड्स वगैरह से लाइफ का बिगिनिंग हुआ, ठीक है। कहता है इंडिया में अगर आप देखो तो इंडिया में द हॉट स्प्रिंग ऑफ पूगा वैली इज लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर, है ना। तो एक दिया गया है, देख लो, एक पूगा वैली है ना। पूगा वैली कहाँ पे है, तो आपको जानना पड़ेगा कि ये पूगा वैली लद्दाख में, ठीक है। तो पूगा वैली जो कि लद्दाख में है वो मेंटेन करता है हमेशा क्या, तो हाई टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलने का मतलब है कि इस पूगा वैली जो लद्दाख में है इसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमेशा ये मेंटेन करता है। सोचो किसी पानी का, किसी पॉन्ड का टेम्परेचर हमेशा इतना हो जितना कि आप चावल बनाने के लिए या फिर दाल बनाने के लिए पानी खौलाते हो, उस टेम्परेचर पे ये हमेशा खुद को मेंटेन करता है। इवन इन द कोल्ड क्लाइमेट, इवन कहता है कि जब ठंडा क्लाइमेट हो तब भी उसका टेम्परेचर यही रहने वाला होता है। दिस इन्वायरमेंटल कंडीशन सीम्स टू बी सिमिलर टू दोज ऑन द अर्ली अर्थ। ये बोलता है ये इन्वायरमेंटल कंडीशन, जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन को 100 डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हैं, ये अर्ली टाइम पीरियड पे भी सेम हुआ करता था जब अर्थ की शुरुआत होता, अर्थ की बिगनिंग हो रही थी। कहा जाता है कि अर्थ जब शुरू में बन रहा था तो ये आग का गोला था, धीरे धीरे ये ठंडा होते 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 ये बर्फ का गोला बना, फिर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर यहाँ रहा जो उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में मेंटेन करता रहा, फिर अर्थ में रहने लायक जिंदगी बची। तो वही कहा गया है कि बोला जाता है कि पहले के समय जो कंडीशंस था, पहले के समय जो हमारा अर्थ था, सेम कंडीशंस पे अभी पूगा वैली जो लद्दाख में है वो भी मेंटेन कर रही है टेम्परेचर को, है ना। 3.5 billion, about 3.5 billion years ago, the organism living in this hot spring are mostly
हीट लविंग बैक्टीरिया, ऑब्वियसली है ना। और हीट लविंग बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? थर्मोफाइल्स कहा जाता है। तो यहां पे मैं एक पॉइंट बता देता हूं, थर्मोफाइल्स क्या कहा गया? तो थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स। अब इस थर्मोफाइल्स को सेपरेट करो, जैसे कि थर्मो मतलब क्या होता है? थर्मो मतलब होता है हीट, और फाइल्स मतलब होता है लव। फाइल्स मतलब होता है टू लव। यानी इन इंग्लिश के वर्ड्स को अगर सेपरेट करो ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसको, हीट को पसंद करते हैं, उनको थर्मोफाइल्स कहा गया। तो यहां पे भी देखो, पूगा वैली, लद्दाख के पूगा वैली में जहां पे 100 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन किया गया है, वहां पे भी कैसे ऑर्गेनिज्म स्टे कर रहे हैं? जिनको हीट पसंद है। तो शुरुआत यहीं से होता है, बैक्टीरिया से ही होता है। बैक्टीरिया जो छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, वो जो गर्म पानी में रहना पसंद करते हैं, उनका डेवलपमेंट यहां से होना चालू हुआ। विच आर यूनिसेलुलर, जो कि क्या कहलाते हैं? तो यूनिसेलुलर। मैं आपको बता दूं सेल के बारे में और पढ़ने पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो टर्म आएंगे, जो कि उनके पार्ट्स हैं। तो यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई कि अर्थ कैसे शुरुआत हुआ था, अर्थ कैसे डेवलप किया, अर्थ के वो साक्ष्य, वो पुराने साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो लद्दाख के पूला वैली में मिलता है, पूगा वैली में मिलता है, जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। यही टेम्परेचर बताया गया है कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो भी अर्थ का यही था। और इन जगहों पे थर्मोफाइल्स ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। थर्मोफाइल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जो हीट को पसंद करते हैं, हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफाइल्स, तो इनको कहा जाता है। आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो पॉइंट है वो आगे है कि साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेओसाइंस, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब ये कहां पे एस्टेब्लिश है? तो लखनऊ में एस्टेब्लिश है। ये स्टडी करते हैं कि हॉट स्प्रिंग आर फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम। तो जो ये हॉट स्प्रिंग है, ये बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा है? हॉट स्प्रिंग क्या बना रहा है? तो बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना रहा है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। जी, ये हॉट स्प्रिंग जो है, ये बेसिकली क्या बनाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट रैपिडली प्रोड्यूस कर रहा है। एंड दिस डिपॉजिट्स में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशंस। देख लो, आपको ये चीजें यहीं पे, आपको कितनी चीजें नई ऐड की गई है, आपको समझाने के लिए समझना पड़ेगा। आप पुराने एनसीईआरटी पलट के देख लो, वो चीजें आपको यहाँ नहीं मेंशन मिलेगी, बट नई एनसीईआरटी आपको और बेहतरीन तरीके से चीजें सोचने की कोशिश कर रही है कि हॉट स्प्रिंग जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर रहा है रैपिडली, है ना। और ये जो होता है, दिस डिपॉजिट्स कहाँ होता है? मे हैव प्रोटेक्टेड दिस डिपॉजिट्स, जहां पे ये कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होंगे, जहां पे ये कैल्शियम कार्बोनेट जमा होंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे किसको? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। किसको प्रोटेक्ट करेंगे? तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। किससे? किससे? ये बहुत बड़ी बात है, किससे प्रोटेक्ट किया जाता है? तो आप देखो, हार्मफुल रेडिएशन से। ये जो हार्मफुल रेडिएशन है, जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं, तो वो नहीं मरेंगे, वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हॉट स्प्रिंग की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वहां पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। दे मे हैव आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल, ठीक है। तो यहां बोला गया है कि इस एक्सट्रीम कंडीशन में, एंड they have also helped in the formation of the first protective membrane। तो आप देखोगे, पहला जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है ना, बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल, ठीक है। तो पहला जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है वो यहीं से प्रोड्यूस होता है, यहीं से बनता है, जो बैरियर डिफाइन करता है सेल के बारे में, सेल के बारे में बताता है कि सेल के आउटर मोस्ट लेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। आई होप चीजें यहां तक आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेल। अब आप पूछोगे कि सर सेल क्या है? अभी इतने देर तक तो आप बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या होता है, बट आपने ये नहीं बताया कि सेल है कितना, क्या है ना। तो उसी चीज को हम थोड़ा यहाँ पे एक मिनट, ठीक है।
ठीक। तो उसी चीज पे हम बात करेंगे आगे यहाँ पे, और हम समझेंगे कि ये जो है सेल बेसिकली है क्या। हाँ, तो सेल बेसिकली है क्या, ये चीज समझेंगे। तो कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है आर मेड ऑफ द सेल। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल है। अगर मैं आपको सेल के यहाँ डिफाइन लिखा दूं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि सेल बेसिकली है क्या। तो जैसा चैप्टर का नेम है उसी तरीके से भी आप लिख सकते हो, और लिख सकते हो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो पुराने बुक्स में आपका था कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन आप इसमें और एक डेफिनेशन लिख सकते हो, ये जो सवाल मैंने यहाँ पे पूछा गया इसको भी लिख सकते हो, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, या लिख सकते हो इसको कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को क्या कहा गया है, सेल कहा गया है। ठीक है, ये फंडामेंटल के जगह पे आप बेसिक्स भी डाल सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि सर ये फंडामेंटल को तो बेसिक्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। अगर आप और एक डेफिनेशन में जाओ तो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल क्या है, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। सेल को बेसिकली क्लासिफाइड कितने पार्ट में किया जाता है, तो सेल आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। पहला होता है हमारा यूनिसेलुलर, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, यूनिसेलुलर। दूसरा जो हमारा डिवीजन होगा वो होगा मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपको सेल थ्योरी के अंदर पढ़ना ही है। सेल थ्योरी के अंदर इस बात को पढ़ना ही है कि जितना भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, ये बात है। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आपको सेल के बारे में बताती है, सेल के बारे में सिखाती है। और सेल बहुत ही फंडामेंटल है, सेल बहुत ही बेसिक्स है, जो कि बहुत ही इसेंशियल है समझना हमारे लिए कि हमारा बॉडी का सबसे पहला नींव क्या था। जैसे आप एक मकान बनाने के लिए एक एक ईंट को सजोते हो, रखते हो बड़े ध्यान से, बहुत तरीके से, तब जब आपका मकान तैयार होता है, उसी तरह से आपके बॉडी को बनाने के लिए कितनी चीजों का संयोजन किया गया होगा। तो हर एक छोटे छोटे सेल्स को रखा गया और फिर आपका बॉडी का निर्माण हुआ है। एक बात और कि सेल जो है बेसिकली वो खुद में इनलिविंग है, वो अकेला जिंदा है, वो भी जिंदा है। बहुत सारे सेल मिलेंगे तो टिश्यूज कहला जाएंगे, लेकिन वो सेल अकेले में जिंदा है। तो सेल आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल सब्जेक्ट हो जाता है, ये समझना, ये जानना इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो आगे बोला गया है कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आपको ये समझना होगा कि पहले कैसे कैसे चीजें हैं, फिर हमको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा उसके बारे में। तो आप देखो कि यहाँ पे कुछ चीजें दिया गया है, कुछ चीजें किस आधार पे दिया गया होगा कि आप किसको कैसे देख सकते हो। तो आपको अगर यहाँ से ब्लू लाइन से यहाँ से अगर यहाँ तक किसी चीज को देखना है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। सोच रहे हो, है ना, माइक्रोस्कोप का सहारा लेना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। अगर आप इधर यहाँ से लेके यहाँ तक किसी चीज को देखना चाहते हो तो आपको लाइट माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर आप सोचो यहाँ पे अनएडेड, यहाँ पे ग्रीन हो गया, एक्चुअली बैक लेते हैं, यहाँ से यहाँ मतलब सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी चीज को देखना चाहते हो तो अनएडेड आई मतलब ओपन आई से भी तुम चीजें देख सकते हो, या यूं कहो कि नेकेड आई से भी देख सकते हो। मगर बाकी चीजों को नेकेड आई से देखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा।
ठीक है, यहां से यहां तक आप नेकेड आई से चीजें देख सकते हो, मगर इससे नीचे या यूं कहो कि इससे नीचे आप किसी भी चीज को नेकेड आई से नहीं देख सकते। आपको क्या लगेगा? तो माइक्रोस्कोप लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि आप देखो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में एटम्स, एटम्स का साइज कितना होता है? 0.1 नैनोमीटर। 0.1 नैनोमीटर अगर आप देखोगे ना तो ये आपको 0.1 नैनोमीटर विच इज 0.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अगर आप इसको 1 से कर दो कि 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, विच इज वेरी स्मॉल। इतना स्मॉल कि आप सोच नहीं सकते देखने का, इतना स्मॉल है 10⁻10 मीटर, समझे? इतनी छोटी है ये। इसके बाद आप देखो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आते हैं, 1 नैनोमीटर के अंदर आते हैं लिपिड्स। लिपिड्स देख सकते हो, प्रोटीन देख सकते हो, विच इज कम्स अंडर 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, इसके अंदर आता। अगर आप वायरस का साइज देखो या राइबोसोम का साइज देखो तो ये 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के अंदर आता। अगर आप स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की साइज देखो तो ये 100 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर तक साइज आता है। अगर आप न्यूक्लियस मोस्ट बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया का साइज देखते हो तो 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर तक आता है। अगर आप मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स को आप देखना चाहते हो तो ये आपको 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलता है। और जो हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है ना, वो हम लोगों को इसी जोनर को पढ़ना है। यही जोन है ना जिसको हम लोग को स्टडी करना है, जो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक जाता है। अगर आप अम्बीबा को देखते हो, अम्बीबा को, तो अम्बीबा आपका 100 माइक्रोमीटर टू 1 मिलीमीटर होता है, ये इतने तक आता है। अगर आप फ्लैश एग को देखते हो तो आप जो आपका फ्लैश एग है, अगर आप उसको देखते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि ये 1 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर। इसके ऊपर की जितनी भी चीजें हैं, इसके ऊपर से चिकन एग्स वगैरह, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वगैरह, ह्यूमन हाइट वगैरह, ये सब विजिबल है आपके थ्रू से। ये जो छोटी छोटी चीजें जो मैंने नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाया ना, ये देखना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, ये नहीं देखा जा सकता है। अगर आपको देखना है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा या लाइट माइक्रोस्कोप लगेगा, तभी आप इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझाने की कोशिश किया गया है कि सेल बहुत ही छोटा है, बहुत एक्सट्रीम छोटा है, जिसको आप नहीं देख सकते। अगर आपको देखना है तो उसके लिए लाइट माइक्रोस्कोप लगेगा आपको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। आगे हम समझते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हैं। बोलता है फंक्शन फॉर्म्स टिश्यूज, सॉरी अगर मैं थोड़े से पीछे चला जाऊं, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म टिश्यूज। मतलब आपको सिर्फ बताएगा कि टिश्यूज, पहले तो समझना ये जरूरी है कि टिश्यूज क्या है ना। टिश्यूज कहते क्या किसको है? तो हम कहते हैं कि टिश्यूज क्या है, तो कंपोजिशन ऑफ सिमिलर सेल टू परफॉर्म a specific to perform a specific function is known as tissue, है ना। इनको टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज हमारा हमेशा से टिश्यूज इनको कहा जाता है कि तो द कंपोजिशन ऑफ सिमिलर सेल्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यूज। टिश्यूज को द स्टडी ऑफ टिश्यूज, मैं यहां लिख दूं कि द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी।
ये समझना है आपको, यही बात कहा गया। और इसको स्पेसिफिक तरह के फंक्शन को परफॉर्म करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। ये टिश्यूज है आपका, और टिश्यूज के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, तो बहुत सारे सेल जब कंबाइन होंगे ना तो हमारा टिश्यूज बनता है, और जहां पे एक जैसे सेल होंगे ऑब्वियसली है वो एक जैसे तरीके के परफॉर्मेंस करेंगे, एक तरीके का काम करेंगे। मैं आपको सोसाइटी के छोटे से एग्जांपल देता हूं। अगर आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी पे रह रहे हो ना, कि कोई गांव में रह रहे हो, तो लोग ज्यादातर लोग आपको यही मिलेंगे वहां पे कि खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन स्टेइंग टुगेदर, तो पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। अगर पर्टिकुलर तरह के लोग होते हैं तो उनकी सोच एक जैसी होती है, सिमिलरिटी, तभी वो एक सोसाइटी में एक जैसे रहते हैं। किसी जगह पे आप चले जाओ, एलीट प्लेसेस जहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, अगर वो आईटी कंपनीज में काम करे तो वहां पे वैसे ही स्पेसिफिक लोग होंगे जो आईटीज कंपनी में जनरली वो काम कर रहे होंगे, या किसी अच्छे जगह पे काम कर रहे होंगे। तो उनकी सोसाइटीज के अनुसार उनका मकान होता है, उनका घर होता है, वो साथ में रहते हैं। यहाँ पे भी टिश्यूज जो बहुत सारे सेल के कंपोजिशन से बना हुआ है, इन टिश्यूज का भी अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसलिए वो जो है एक साथ में रहते हैं। अगर मैं कहूँ थाइज की मैं बात कर लेता हूं, तो थाइज के जो सेल्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे, लार्ज इन साइज, क्योंकि पूरे बॉडी का वेट हमारे थाइज पे है। और ऑब्वियसली बहुत सारे सेल्स वहां कंबाइन होंगे तो जाके मेरा क्या बना होगा, टिश्यूज बना होगा। और जब हम इन टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, टिश्यूज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं तो हमको और भी चीजें इसमें से नई नई मिलेंगी, समझ में आएंगी। कहता है डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द ऑर्गन। टिश्यूज के बाद आपको क्या मिलेगा, टिश्यूज के बाद आप जान लो कि बहुत सारे टिश्यूज जब कंबाइन होंगे तो वो आपको क्या देने वाले हैं, बहुत सारे टिश्यूज जब कंबाइन होंगे तो आपको क्या बना के देंगे, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन हुआ तो आपका बॉडी बनता है, और बॉडी बनने के बहुत सारे बॉडी जब कंबाइन होंगे तो कम्युनिटी फॉर्म होगा, है ना, सोसाइटी डेवलप होगा। तो ये चीजें हैं, आपको यही चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें जो आपको समझनी है अपने लेवल पे। ठीक है, चलिए, ये ऑर्गन बना, ये आपका ऑर्गन सिस्टम बना। आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम कि सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। जैसा बोल दिया गया है कि ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, कि बहुत सारे ऑर्गन जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। जिसमें से आप देख लो नजल पोर्स, नजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है हमारा। ठीक है ना, हम देखते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो ये जितने भी सिस्टम्स है ये कहाँ से निकल के आए, उनमें बहुत सारी चीजें कंबाइन है। जैसे अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करो तो नजल पोर्स होता है, नजल कैविटी होता है, आप बात करो ट्रैकिया मिलेगा आपको, लंग्स मिलेगा आपको, है ना। तो ये सब चीजें कंबाइन करके रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करता है। उसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में बात कर लो तो आपको बकल कैविटी मिलेगा, माउथ मिलेगा, बकल कैविटी मिलेगा, ओइसोफेगस मिलेगा, है ना, ओइसोफेगस मिलेगा आपको, स्टोमक मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगा। ये सब के सब किस में आ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। तो आपका पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार हो गया। और ये जब सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होंगे ना तो आपकी क्या निर्माण करेगा, तो आप जान लो जब सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होंगे तो बॉडी बनेगा। और ये बहुत सारे जब बॉडी कंबाइन होंगे तो आपको भी पता है कि सोसाइटी बनती है। हाँ, तो आगे बनता है कि सेल यार ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज। सेल कैसे ऑर्गेनाइज है, तो टिश्यूज के फॉर्म में। ऑर्गन सिस्टम दैट ऑल रिमेन्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, है ना, क्या डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल्स। आप इस सवाल का जवाब याद रखोगे, मतलब इस सवाल को याद रखना, इसके जवाब भी आपको मिल जाएंगे, बहुत जल्दी मिल जाएंगे कि क्या क्या कंपोनेंट सेल्स में होते हैं। सेल्स अकेला परफॉर्म करने वाला नहीं होता है, उसके साथ और भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि घर चलाने के लिए सिर्फ पिता जिम्मेवार नहीं होता,
होता है। बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप भी एक कंपोनेंट हो जो आप अपने पिता को हेल्प करते हो कि चलो दुकान से कुछ सामान ले आए, यहाँ से ले आए, क्योंकि अगर पापा ऑफिस से आएंगे और वो दुकान भी जाके सामान लाएंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, घट गई, नमक घट गया, कभी चीनी घट गया, तो इन सभी चीजों के लिए वो दुकान जाएंगे तो वो तो फिर मर जाएगा वो आदमी। इससे अच्छा है ना कि हम थोड़ी मदद करते हैं, तो हम भी थोड़ी मदद करते हैं घर को चलाने के लिए। माँ, अगर वो सोचो पिता ऑफिस है और किचन घुस जाए कि खाना बनाना है बच्चों के लिए, तो फिर वो क्या परेशान हो जाएगा। तो माँ किचन संभालती है, पिता काम करने को जाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी, जो छोटी छोटी जिम्मेदारी हमारे लिए है, हम जो कर सकते हैं वो करते हैं। सारे कंपोनेंट्स मिला के हाउस चलता है। उसी तरीके से सेल को परफॉर्म करने के लिए बहुत अदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं और सेल को रेगुलेट करते हैं, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे मैं एक टर्म मेंशन करता हूं, उन्हीं को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। उनको सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। सेल ऑर्गेनल्स वो हेल्पिंग कंपोनेंट्स हैं या वो हेल्पिंग एड है जो सेल को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं कि हाउ डू सेल इन आवर बॉडी, है ना, हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कैसे जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है। ठीक है, डू सेल्स लिव फॉर एवर और डू दे डाई। क्या सेल हमेशा रहते हैं या मर जाते हैं? तो ऑब्वियसली सेल हमेशा नहीं होता है, सेल का एक लाइफ स्पैन होता है या किसी तरीके से वो खत्म हो जाता है। जैसे आपको चोट लगता है किसी जगह पे, तो सेल इंजर्ड होने के बाद वो रिकवर नहीं, वो मर जाएगा, उस सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, और फिर उसके जगह पे नया सेल बनता है। ठीक है, वील एक्सप्लोर द आंसर टू दिस क्वेश्चंस एज वी एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल। हम लोग इस सवाल का जवाब पाएंगे जब हम लोग सेल के बारे में और ज्यादा समझेंगे तब। तो ये बेसिकली है ना, हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़े कि सेल है क्या, कैसे है सेल, बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा ऑर्गन कैसे बना, हमारा ऑर्गन सिस्टम कैसे बना, और हमारे हेल्पिंग एड्स क्या क्या हैं, है ना, सेल के हेल्पिंग एड, हमारे नहीं, सेल के हेल्पिंग एड्स क्या क्या हैं, क्या सेल हमेशा जिंदा रहता है, इन सभी सवालों के वो आपके बीच में छोड़ते हुए ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो खत्म होता है। ठीक है, आई होप कि चीजें यहाँ तक आपको पसंद आए। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से आगे इसको प्रोसीड किया जाए। हम यहाँ से पढ़ेंगे 2.1 वाले पार्ट से हाउ टू स्टडी सेल्स, कैसे सेल्स को पढ़ा जाए, कैसे सेल्स को समझा जाए, तो आपको समझ में बहुत कुछ आने वाला है सेल्स के बारे में, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में, सी यू देन, बाय बाय।